किंवदंती ये है कि एक दूर और रहस्यमय पर्शिया में एक सुंदर कोमल बिच्छू लड़की थी जिसे चांदनी में नाचना और गाना बहुत पसंद था। उसका नाम सरायत था। विशेष रूप से उसके भावुक नृत्य ने हमेशा रहस्यमय जीवों को दोस्ती करने और उनके साथ नृत्य करने के लिए आकर्षित किया। केवल एक अलग रूप के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग हमेशा उससे नफरत करते हैं और उसे अलग थलग कर देते हैं। मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, तुम सिर्फ एक बेकार जादूगर की शापित पुत्री हो जो शैतान के हाथों विफल हो गई और अब उसे भाग जाने दिया गया और तुम यहाँ नाच रही हो। मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे पैरों के साथ खिलवाड़ मत करो। यहाँ तक कि सबके द्वारा पीछा किए जाने के इस डर ने उसे सपनों में भी जुनूनी बना दिया। लेकिन ऐसे में कई बार वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर खुद को दिलासा देती थी। मुझे पता है, लोग अक्सर हमारे बारे में अपशब्द बोलते हैं। केवल मैं ये साबित कर दूंगी कि भले ही मैं हर किसी की तरह सामान्य आकार में नहीं हूँ, फिर भी मैं फिट रहने और अपना काम अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगी। इसीलिए सरायत ने हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की और उम्मीद की कि एक दिन वो उसके प्रयासों को समझ लेंगे। एक समय एक दूर के राज्य में नर्तकियों ने पर्शिया का दौरा किया, हर जगह दावतें लगाई, सरायत को बेहद उत्साहित किया और चुपचाप भीड़ के साथ नृत्य करने के लिए चला गया। दुर्भाग्य से कुछ देर बाद ही उसने भीड़ में एक बच्चे को गिरते देखा और उसकी मदद के लिए दौड़ा। हालांकि उसके आसपास के लोगों ने गलत समझा कि सरायत बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। सौभाग्य से एक अजीब लड़का दिखाई दिया, समूह का पीछा किया और उसे रोक लिया। फिर वो जल्दी से सरायत को घसीट कर लेकर आया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर युवक ने धीरे से सरायत के बारे में पूछा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैं बैरन हूँ, नर्तकियों में से एक जो कमजोरों को धमकाने वालों को दंडित करना पसंद करता हूँ। मैं भी आधा खून हूँ, आप ही की तरह शैतान के काले जादू से शापित। तब उसने उदास होकर उनके श्राप के बारे में सच बताया। ये पता चला कि कई साल पहले उनकी माताएं दो अलग अलग देशों में घनिष्ठ मित्र और शक्तिशाली जादूगर थी। इस स्थान पर शांति लाने की इच्छा के कारण उन्होंने शैतान से लड़ने की कोशिश की, लेकिन खेद व्यक्त किया कि दोनों पक्षों ने जीत और हार को स्पष्ट नहीं किया। हालांकि जब दो संयुक्त मंत्र टकराए तो शैतान धीरे धीरे गायब हो गया और उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ था। उनकी माँ ने शैतान को खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। इसीलिए वे दुखी थे और अपने वतन वापस लौट आए। हालांकि उन्हें ये एहसास नहीं था कि वे काले जादू से बुरी तरह प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने असामान्य बच्चों को जन्म दिया और उन्हें छोड़ दिया गया और सभी ने उन्हें भगा दिया। इसीलिए जब बैरन बड़ा हुआ तो उसने अपने लिए श्राप को हल करने का तरीका खोजने के लिए अपनी माँ को अलविदा कह दिया। कई दिनों की खोज के बाद उन्होंने पाया कि पर्शिया के पास एक जादुई चिराग है जो उसके काम को पूरा करने के लिए, जिसमें निवास करने वाले भगवान बैरन के इस अनुरोध को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए बैरन पर्शिया चला गया और यहाँ पर उसे सरायत मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ जुड़े और उस जादुई चिराग को खोजें। अगर बैरन ने जो कहा वो सच है तो मैं अपने सामान्य रूप में लौट सकती हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरायत बैरन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि इस विशाल पर्शिया के बीच में जादुई चिराग कहाँ पर है। लेकिन अजीब तरह से उनकी दो अंगूठियाँ चमक उठी जब उन्होंने एक दूसरे को छुआ और मैजिक लैंप के लिए एक नक्शा बन गया। ये हार हमें जादुई चिराग की ओर क्यों ले जाएंगे? शायद ये इसलिए क्योंकि हमारी माँ एक जादूगर है और इन दो हारों में थोड़ा सा जादू होगा जब इन्हें साथ साथ रखा जाता है। लेकिन जो भी हो, इसने मुझे ये पता लगाने में मदद की कि चिराग कहाँ है। चलो इसे ढूंढते हैं। दोनों दोस्त खुशी खुशी पीछा करते रहे और अंत में वो एक रहस्यमयी गुफा में पहुँच गए जहाँ मैजिक लैंप के चारों ओर बहुत सारा लावा था। देखिए, इस जगह पर आना बहुत मुश्किल है। अगर मैं सांप में बदल भी जाता हूँ तो ये बहुत खतरनाक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लैंप तक पहुंचने के लिए उन लावा पत्थरों का लाभप्रद रूप से उपयोग कर सकती हूँ। सरायत, ये बहुत जोखिम भरा है। चिंता मत करो,
मेरे ऊर्जावान और फुर्तीले शरीर से कुछ नहीं होगा। हालांकि बैरन सरायत के बारे में चिंतित था, उसने उस पर भरोसा किया और उसे कोशिश करने दी। जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, सरायत ने आसानी से लावा पार कर लिया और लैंप तक पहुंच गई। सरायत ने जब उस पर हाथ रखा तो अचानक लावा का गोला पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी और मैजिक लैंप से जंजीरों को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार सरायत लैंप को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही। सरायत, बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान अब मेरा है। शैतान? लेकिन क्या यहाँ भगवान नहीं है? बैरन, क्यों? अंदर शैतान क्यों है? क्योंकि मूल रूप से ये जादुई चिराग शैतान की मुहर था, जिसे हमारी माँ ने बनाया था। ये पता चला कि उस युद्ध में शैतान को ये नहीं पता था कि उसकी माँ भी उसके अंदर फंस गई है, इसीलिए वो हमेशा के लिए बंद हो गया। उसने अपने छिपने की जगह को छुपाने के लिए बचे हुए जादू का इस्तेमाल किया, इसीलिए उनकी माँ थकी हुई रह गई और उसे नहीं पा सकी और ये पता नहीं कर पाई। फिर जब उसने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली तो शैतान ने बैरन की माँ से उसे परेशान करने के लिए संपर्क किया और मांग की कि उसे चिराग से मुक्त किया जाए। अगर बैरन की माँ मान जाती तो वो बैरन को एक सामान्य व्यक्ति बनने में मदद करता, लेकिन बैरन की माँ ने लोगों की जान के डर से अपने बेटे की बलि दे दी। तो बैरन ने कहानी सुनी और अपनी माँ और सभी पर श्राप का आरोप लगाया और साथ ही उनसे बदला लेने के लिए शैतान को खोजने का निश्चय किया। एक रात उसने सपने में देखा कि शैतान ने उसे अपने नजरबंदी के स्थान पर जाने के लिए संकेत दिखाया, लेकिन अगर वो सरायत से मिलने के लिए भाग्यशाली नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। सरायत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आसानी से शैतान द्वारा ढकेल दी जाती है। फिर शैतान ने बैरन की आज्ञा ली, जिससे हर जगह भयानक जीव पैदा हो गए। जैसे ही सरायत उस स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने देखा कि जीव हर किसी को परेशान कर रहा है और उसे मुश्किल से नियंत्रित किया जा सकता है। खैर, अगर कुछ है जो उन्हें रोक सकता है या कम से कम मेरी बात सुनने में मजबूर कर सकता है, हाँ, मेरा नृत्य अक्सर जानवरों को नचाता है, इसलिए मैं उन्हें उसी तरह आकर्षित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब कुछ अव्यवस्थित है। मुझे ध्यान नहीं मिल रहा, इसलिए वे जीव अभी मेरे पीछे नृत्य कर सकते हैं। सरायत ने चारों ओर देखा और जमीन पर गिरती घंटियों को देखा और उसने उन्हें पैरों पर पिन करने और ध्वनि के साथ उन्हें आकर्षित करने की योजना तैयार की। जब उसने नृत्य करना शुरू किया तो सभी रहस्यमय प्राणियों ने ध्यानपूर्वक सुना और धीरे धीरे वे उसके नृत्य में शामिल हो गए। उसके बाद सरायत ने इन प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए शैतान की ओर दौड़ने का फैसला किया। हाँ? बैरन ने ये देखा और लड़ने के लिए सरायत की तरफ दौड़ा, लेकिन सरायत ने उसे समझाने की कोशिश की। बैरन, कृपया रुको। हालांकि हम दोनों जानते हैं कि जब लोग हमारे रूप को देखते थे तो वो हमसे दूर हो जाते थे। उन्हें दोष देने और उनसे नफरत करने की बजाय आओ हम मिलकर कोशिश करें कि लोग हमारे योगदान को स्वीकार करें। और अगर आप उन लोगों को नष्ट करना चाहते हैं तो आप उन लोगों से अलग नहीं हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। शैतान ने देखा कि बैरन सरायत की बात सुन रहा है। जैसा कि उसे डर था कि बैरन उसे चिराग में बंद कर देगा, इसीलिए वो झुक गया, जीवों को इधर उधर फेंक दिया और सरायत को दूर फेंक दिया। उसने फिर लैंप और बैरन को नष्ट करने के लिए एक जादू किया। बैरन की माँ, जो लंबे समय से बैरन की तलाश कर रही थी, उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। क्या तुम ठीक हो? आपको इस तरह पीड़ित होने के लिए मुझे खेद है, लेकिन कृपया भले ही आप हर किसी से बदला लेने की कोशिश करें, फिर भी वे आपसे डरेंगे और आपने जो किया है उसके कारण आपसे दूर हो जाएंगे। कृपया इसे रोको। इतना कहने के बाद बैरन की माँ बेहोश हो गई। बैरन ने सरायत की बात सुनी और जब उसकी माँ चली गई तो उसने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। उसने लड़ने के लिए शैतान की ओर दौड़ने का फैसला किया, लेकिन जब चिराग नष्ट हो गया था तो शैतान ने बैरन पर आसानी से काबू पा लिया। हालांकि सरायत बैरन के साथ लड़ने की कोशिश कर रही थी।
जिस क्षण वे शैतान के खिलाफ एकजुट हुए, उनके हार में चमक उठी, तालमेल की एक धारा बन गई और शैतान हार गया। सरायद और बैरन के वीरतापूर्ण संघर्ष करने के बाद लोग उन्हें धन्यवाद देने लगे और उनके फिर से एक होने के मौके पर सहमति जताई। मैं भी सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचने का दोषी हूँ। हालांकि घृणा केवल हमें पाप कराने के लिए और अधिक प्रेरित करती है। इसीलिए अगर हम लोगों को धर्मांतरित करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं, तो वे जल्द ही जवाब देंगे। इसलिए अपनी कमियों के अनुकूल होना सीखना। इसके अलावा मुझे सरायत के साथ पढ़ने की जरूरत है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं। और अपनी नफरतों को छोड़ना उन तरीकों में से एक है जिनसे हम बड़े हो सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। बड़े सबक सीखे जाने के बाद सरायद और बैरन ने लोगों की मदद करने के लिए एक साथ काम किया और हमेशा खुशी से रहे। पैसा, मुकुट और प्यार, सब कुछ मुझे एक रात में लूट लिया गया। मेरी बहन। ये कहानी कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ, आइए देखते हैं। दूर परियों के देश में, जहां रॉयल स्पिरिट के शासन में कई रहस्यमय जीव रहते थे, वहां दो सुंदर प्रतिभाशाली आत्मा राजकुमारी बहनें हैं जिनका नाम जेना और बोनी है। हालांकि बोनी एक शर्मीली कोमल बर्फ राजकुमारी है और हमेशा सोचती है कि शब्दों का उपयोग करना दोनों पक्षों के बीच आम जमीन खोजने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। तो जेना एक चालाक अनियंत्रित बड़ी बहन है जो पौधों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है और अक्सर अपनी मुट्ठी से संघर्ष को हल करती है। हाल ही में जेना ने महसूस किया कि बोनी जैसी शांत लड़की ने फॉक्स जादूगर फेलिक्स से दोस्ती की, जो उसके माता पिता के सबसे करीबी था, तो उसे थोड़ा शक हुआ। खासकर जैसे जैसे उनके माता पिता बड़े और कमजोर होते गए और वसीयत करने लगे, दोनों और अधिक घनिष्ठ हो गए। जब तक माता पिता का निधन हो गया, तब तक जेना, जो अपने सबसे बड़े बच्चे के रूप में सिंहासन ग्रहण करने वाली थी, वसीयत सुनकर दंग रह गई। बोनी रानी और सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएगी, ये जानकर कि शाही रत्न कहाँ छिपा है, वो खजाना जो प्रकाश को बनाए रखता है और हमारे राज्य को अमृत प्रदान करता है। बोनी एक सज्जन व्यक्ति है, आसानी से दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित हो जाती है, तो वो रानी कैसे बन सकती है? जरूर कुछ गलत हुआ होगा या किसी ने इसे बदल दिया है, जैसे इसे धारण करने वाला पहला व्यक्ति ये है। जेना, कृपया शांत हो जाओ और इससे निपटो। इसके अलावा ये माता पिता की लिखावट है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ कि आपने हमेशा रानी बनने की उम्मीद की थी। हमारे माता पिता के पास ये निर्णय लेने का एक कारण है, इसलिए कृपया सच्चाई को स्वीकार करें और मेरी यात्रा में मेरा साथ दे। जेना ने सोचा कि अभी भी कई रहस्य छिपे होंगे, लेकिन भीड़ के प्रतिरोध के सामने वो चली गई। हालांकि उस दिन से बोनी हर दिन जेना से मिलने आते थे, लेकिन जेना ने केवल रूठकर कमरे में गड़बड़ कर दी। दूर हो जाओ, मेरे करीब मत आना, जब तुम वो व्यक्ति हो जिसने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। ए जेना, तुम्हें क्या हुआ है? पट्टी बांधने में मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन कृपया कर खुद को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहती हो तो मैं जा रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन कृपया खुद को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी। बोनी के जाने के बाद जेना की आंखों से आंसू छलक पड़े। जेना ने महसूस किया कि बोनी अभी भी वो था जो चिंतित था। जेना को भेजे गए हर पत्र में बोनी अपनी बहन के लिए धन्यवाद नोट करती थी, क्योंकि जेना ही वो प्रेरणा थी जिसने उन्हें लोगों के साथ संवाद करने का तरीका जानने में मदद की। जैसा कि पता चला, भले ही मैं हमेशा बोनी के प्रति दबंग थी, लेकिन बोनी हमेशा मेरे साथ थी और मेरी देखभाल करती थी, और उसने हमेशा बेहतरीन के लिए बलिदान की कोशिश की है। शायद इसीलिए माता पिता ने बोनी को रानी बनाने का फैसला किया। आखिरकार कुछ दिनों तक सोचने के बाद जेना ने इस बारे में सोचा और बोनी के साथ समझौता करने का फैसला किया। जैसे ही जेना बोनी के घर पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी बहन रात में कहीं जा रही थी, तो जेना ने उत्सुकता से उसका पीछा किया।
आगमन पर जेना को पता चला कि बोनी चुपचाप रॉयल जेम के छिपने की जगह पर जा रही है और चुपके से उसे ले जाने के लिए निकल गई है। बोनी, तुम्हें खजाना कहाँ से मिला? ये कुछ ऐसा लगता है जिसे गुप्त छिपने की जगह से दूर नहीं किया जा सकता है। मैं इसे साफ करने और जादू को परखने के लिए निकाल रही हूँ, इसलिए कृपया रास्ते से दूर एक रहो। चालाक व्यक्ति होने के नाते जब जेना ने अपनी चोट पर बेनी की ठंडी प्रतिक्रिया देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो उसकी बहन नहीं है। हालांकि उस व्यक्ति ने जल्दी से जेना पर हमला किया और उसे फॉक्स जादूगर फेलिक्स में बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी जेना को ये पता चल जाएगा कि मैंने इतनी जल्दी बोनी के रूप में काम किया। आपकी शक्तियाँ मुझे खजाने को ले जाने से नहीं रोक पाएंगी। कहाँ है बोनी? और शाही परिवार कब से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोनी इस महल में सुरक्षित है। वो कुछ भी नहीं जानती कि मैंने क्या किया। इसके अलावा मेरे पास बात करने के लिए कुछ कठिन है, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए लोगों के भरोसे और प्यार का फायदा उठाना होगा। कृपया राजकुमारी जेना मुझे माफ कर दें। जेना को समझ में नहीं आया कि फेलिक्स क्या कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी फेलिक्स को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से फेलिक्स की चोट ने अभी अभी उसे घायल कर दिया और उसकी पूरी ताकत ठीक तरह से नहीं काम कर पाई। फेलिक्स जाने ही वाला था कि अचानक जमीन हिली और बोनी प्रकट हो गई। ये समझ में आया कि बोनी को ये महसूस होता था कि फेलिक्स हमेशा उससे यही पूछता रहता था कि खजाना कहाँ है, लेकिन बोनी ने नियमों का पालन किया और उसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता होता कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी, वसीयत पर अपना नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई होती। आपका क्या मतलब है? और फिर बोनी को पिछली कहानी मिली कि जब फेलिक्स को वसीयत मिली तो वो ये जानता था कि अगर दोनों बहनें सिंहासन पर बैठ गईं तो जेना की चालाकी आसानी से मणि पाने की उसकी साजिश को उजागर कर देंगी। इसीलिए उन्होंने उस लिखे पत्र को बदलकर बोनी का नाम कर दिया। इस बात का पता चलने पर बोनी ने जेना के पास जाकर पूरी बात बताने की जिद की। इसीलिए फेलिक्स ने नक्शा चुरा लिया, उसे अपने जादू से बंद कर दिया और चला गया। बोनी के लिए बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जादू कर पाना मुश्किल था। अपना सिर किनारे की ओर करे और मणि हमें लौटा दे। मैं ये नहीं कर सकता। कृपया मुझे घेरिए मत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाद में फेलिक्स ने जेना की बहनों को डराने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलती से बर्फ के टुकड़ों को उनके ऊपर शूट कर दिया। जेना ने जल्दबाजी में बोनी का जादू तोड़ दिया और गंभीर रूप से घायल हो गई। उस समय फेलिक्स की बीमार बहन जोर से शोर सुनकर देखने के लिए आई और फेलिक्स को रुकने के लिए मना लिया। फेलिक्स अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन की जान बचाना चाहता था और साथ ही ये राज्य की कीमती वस्तु थी, इसीलिए मणि उसे नहीं दिया जा सकता था। फेलिक्स ने शाही परिवार को धोखा दिया और अपनी बहन को बचाने के लिए गहना चुरा लिया। लेकिन भले ही आप दयालुता से बाहर आए, आप गलत काम कर रहे थे, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। हालांकि बोनी ने जेना को घायल देखा, इसीलिए वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए जेम को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। उसे जेना ने रोक दिया। ये सच है कि ये रत्न बहुत कीमती है। बेशक मैं पहले जितनी ही स्वार्थी थी, मैं कभी भी इसे किसी के द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती, अच्छा कारण हो या नहीं। हालांकि बोनी के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि भाई और बहन का प्यार कितना करीबी है, एक दूसरे के लिए बलिदान कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी बहन को बचाने के लिए आपको ये रत्न देना स्वीकार करती हूँ। लेकिन आपका क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बोनी। हालांकि इस अगली यात्रा में मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आप जैसे हैं वैसे ही बड़े होते हैं। तो एक अच्छी रानी बनो और अपनी बहन फेलिक्स को बचाने के लिए इस रत्न का प्रयोग करो। बाद में बोनी ने अपनी बहन को बचाने के लिए जेम को फेलिक्स को सौंप दिया। अंत में फेलिक्स की बहन को भी बचा लिया गया, लेकिन जेना धीरे धीरे बोनी की बाहों में गायब हो गई। अचानक आकाश से एक प्रकाश जेना पर गिरा और उसे एक छोटी आत्मा की गेंद में बदल दिया। ये पता चला कि जेना के त्याग और विकास के कारण स्वर्ग में उसके माता पिता ने उसे फिर से एक अलग रूप में जीने में मदद की, ताकि वो बहनों को फिर से जोड़ सके। फेलिक्स अपने गलत कामों से इतना व्यथित था कि उसने बोनी के साथ नाता तोड़ लिया और राज्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए खुद को समर्पित करने का वादा किया। उसके बाद जेना की छोटी सी स्पिरिट बॉल मुश्किल रास्तों में बोनी का साथ देती रही।